already preparing for the NOT set, and also for the candidate who are still thinking NOT set मेरे लिए नहीं है, NOT set बहुत टफ एग्ज़ाम है, NOT set के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, ऐसे बहुत सारा कन्फ्यूजन मन में जिन लोगों के है. So basically this video is for everyone who are preparing for the NOT set 9 and who are also still thinking to prepare for the NOT set. So NOT set, we all know it is a two-stage exam, prelims and mains. It is conducted by the All India Institute of the Medical Science, AIIMS. So basically NOT set में क्या होता है? It is the recruitment process for the nursing officer in the AIIMS. Before going to the actual topic, let's discuss what are the mistake जो लोग सबसे पहले करते हैं. हाउ टू अवॉइड दोज मिस्टेक. पहले सुन लो क्या क्या मिस्टेक्स होता है. ये सबको ही होता है. इसकी वजह से वो जो अटेम्प्ट नंबर बढ़ता जा रहा है. सो पहले लोग क्या करते हैं, कहीं भी सब्जेक्ट उठा लेते हैं एंड ट्राई टू स्टडी हार्ड एंड मेक अ हार्ड रूटीन. ऐसा करके नहीं होता है. यू हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर्ड प्लान. जिनके पास स्ट्रक्चर स्टडी प्लान है वो लोग ही फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है. जिनके पास अभी भी कोई भी स्ट्रक्चर स्टडी प्लान नहीं है वो उनका अटेम्प्ट नंबर ही इंक्रीज होंगे बट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का डोर बहुत दूर है. सो यू हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर स्टडी प्लान. एंड नेक्स्ट जो मिस्टेक सब लोग करते हैं ये है ओवरलोडिंग ऑफ द स्टडी मटेरियल. इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट सोचते हैं अगर मेरे पास बहुत सारे बुक्स होंगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, मैं कोचिंग लूँगी, उसके साथ साथ बहुत सारा बुक फॉलो करूँगी, इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएंगे. बट ऐसा नहीं है. आपको पार्टिकुलर स्टडी मटेरियल में भी पार्टिकुलर होना है. ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए जिससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद आपके पास MCQ का बुक होना चाहिए. सो इसके लिए मैं पहले भी मेरा वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ. इसके लिए टारगेट आई एंड PR जादव इज इनफ. यू हैव टू बिलीव ऑन योर स्टडी मटेरियल. ज़्यादा स्टडी मटेरियल होने से आपका रिविजन नहीं होंगे, इससे आपका एक्यूरेसी नहीं बढ़ेंगे, इसके वजह से नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा होंगे. सो स्टडी मटेरियल का नंबर कम होना चाहिए बट रिविजन का टाइम बहुत बार होना चाहिए. इसके फॉर दैट आपका एक्यूरेसी बढ़ेंगे, नेगेटिव भी पूरा अपने हाथ में ही रहेंगे. उसके बाद जो मिस्टेक लोग करते हैं वो है निग्लेक्टिंग द नॉन नर्सिंग पार्ट. As prelims contain both the nursing and non-nursing part, so you have to focus on both. अभी आपके पास 120 डेज है, so आप पहले 100 डेज नर्सिंग पार्ट को अच्छे से स्टडी करो. 20 डेज 15 डेज लास्ट में जाके नॉन नर्सिंग को देखो, बट यू हैव टू गो थ्रू द नॉन नर्सिंग. नेक्स्ट मिस्टेक जो करते हैं लोग, MCQ प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ थ्योरी एंड थ्योरी, पूरा टाइम थ्योरी में ही रहते हैं. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू प्रैक्टिस थ्योरी एंड MCQ साइमल्टेनियसली. इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, इससे आपका नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होगा. एंड कोई ऐसे करते हैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको इग्नोर करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है. आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उनको भी प्रैक्टिस करना है. इससे क्या होगा, आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस में आपका माइंड में भी एनालिसिस हो जाएगा. एम्स कहाँ से, कौन सी टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं. सो ये जो इवैल्यूएशन आप खुद कर लोगे ना, इससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना ही है ये है लैक ऑफ रिविजन. आपको रिविजन मल्टीपल टाइम्स करना है, मल्टीपल टाइम्स. इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए. अगर आपके पास जितना भी टाइम होगा उतना टाइम में आपको रिविजन करना है. रिविजन इज द की ऑफ द सक्सेस, दैट आई बिलीव. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई लोग जो बुक वार्म होता है सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है.
यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ना। अगर आप हेल्दी रहेंगे, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा होंगे, आपका खाने पीने का टाइम भी ठीक से होंगे, तो आपका स्टडी भी, जितना भी आप स्टडी करोगे वो इफेक्टिव होने वाला है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। एंड अगर इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, जिन लोगों का ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं एग्ज़ाम में, उन लोगों का स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो उनके लिए मैं एक बोलूँगी, आप मेडिटेशन, योगा थोड़ा सा 15 to 20 मिनट दिन में रखो इसके लिए टाइम। सो इसके आपका एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस बहुत कम होगा। इसके वजह से आपका जो नेगेटिव कंट्रोल आपका हाथ में होंगे, बाद आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेंगे, अच्छे से आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई भी कर लोगे ना। एंड अनदर पॉइंट इज दैट फोकसिंग ओनली द थ्योरी नॉट द प्रैक्टिकल नॉलेज। जो लोग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, सो आपका जो कॉलेज में तो आप क्लिनिकल में बहुत सारा एक्सपोजर मिला है, तो उसके साथ थ्योरी के साथ साथ उसको वो सिनेरियो भी आपको इमेजिन करना है, पूरा प्रैक्टिकल इमेजिन करना है। जो लोग फ्रेशर्स हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो आप थ्योरी के साथ आपका जो प्रैक्टिकल अभी प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन कर रहे हो, तो उधर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि अभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको इसमें फोकस करना ही है। एंड नाउ द एक्चुअल टॉपिक। बहुत सारा मिस्टेक्स बोल दिया है आपको ही ये अवॉइड करना है। इसमें कोई थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं, खुद को ही आपका जो मिस्टेक्स आपका हो रहा है उसको अवॉइड करना है। सो इसमें मैं आज बोलूँगी, मैं 120 डेज का एक स्टडी प्लान बोलूँगी। सो जो लोग अभी भी कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हो, पूरा जीरो पोजीशन में हो, स्टिल थिंकिंग दैट वेदर आई विल अप्लाई फॉर NOTSET और नॉट, यू हैव टू अप्लाई, यू शुड अप्लाई। अगर आपका 120 डेज का एक डिसीजन, मेहनत, अगर आपका पूरा ज़िंदगी पूरा बदल देंगे, तो आप क्यों नहीं ये 120 डेज को अच्छे से सजा के आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए प्लान नहीं करेंगे? ये बोलिए फर्स्ट, यू शुड डू ना। सो पहले यू हैव टू बाय बुक। ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, टारगेट एंड पीआर इज एनफ। सो फ्रॉम टुडे onwards, just start your preparation from the fundamental of the nursing। मैं ऑलरेडी 2 टाइप्स ऑफ स्टडी प्लान बोल चुकी हूँ। अभी जो लोग अभी जीरो पोजीशन में हैं, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो स्पेशली फॉर दोस्त। सो पहले आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे जाइए, वो आपका बेसिक्स है, ये बेसिक्स आपको पहले क्लियर करना है। सो बेसिक्स पे अगर आपके पास टारगेट है, पीआर तो बुक है, अगर आप NCLEX का भी जो बुक है, सॉन्डर्स का वो बुक भी है, आप अच्छे से आपका डे को डिवाइड करके अच्छे से वो जो 2 और 3 आपके पास बुक है, उसके लिए आप अच्छे से टाइम प्लान करो। ये बुक 2 आवर्स पढ़ना है, ये 2 आवर्स से 2 आवर्स। अगर थ्योरी आपका 6 to 7 आवर्स हो रहा है, MCQ के लिए भी आपको 4 to 5 आवर्स रखना है। सो ऐसे करके पहले स्टार्ट करो, उसके बाद देखो आफ्टर 50 डेज आपका जो पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से आप देखेंगे आपका कंप्लीट हो गया है। आफ्टर 50 डेज आई कैन चैलेंज यू, इफ यू मेंटेन दिस रूटीन 5 to 6 hours for theory and 4 to 5 hours for MCQ। उसके बाद after 50 days you have to do the revision for the already मैं एक स्टडी प्लान के बारे में बोल चुकी हूँ। सो स्टडी प्लान आप you can follow this study plan also। I had explained so elaborately for your understanding, so you can follow this routine and by this strategy। So you have to study 6 hours theory, 4 to 5 hours MCQ consistently daily you have to study, and then within 50 days टारगेट रखो, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है।
then next 50 days for revision, last 20 days for the final and last minute revision, and also for the non-nursing part. So this is your strategy, and during preparation for the NORCET, you have to just keep in mind that these mistakes can be happened. So I have to correct myself if the mistakes happen. MCQ अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो MCQ का भी डिवीज़न है, इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है टारगेट टाइप बुक में, उसके लिए अलग से टाइम रखो। जो आपका क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए अलग से टाइम रखो। जो कॉमन MCQ है उसके लिए अलग से टाइम रखो। सो अगर 5 आवर्स आप MCQ कर रहे हैं ना, 1 आवर फॉर इमेज बेस्ड, 1 आवर फॉर क्लिनिकल बेस्ड, 2 आवर फॉर नॉर्मल MCQ एंड 1 आवर फॉर द योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीआर जादव का वॉल्यूम 2 में है। सो ऐसे करके भी MCQ डिवाइड कर सकते हो आप, ये भी बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। ऐसे करके आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपको अलग से इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में भी आपको सोचना नहीं है, क्लिनिकल बेस्ड कैसे कवर होंगे ऐसे भी नहीं सोचना है, आपको सब कुछ कवर हो जाएंगे इसमें। एंड वन मोर थिंग, आपको जो अपेंडिसेस है जो टारगेट है बुक में, उसको अच्छे से डेली उसके लिए भी 15 to 30 मिनट्स टाइम रखो। वो जस्ट एक बार करके देखो, उससे आपका जो कॉन्फ्यूज पार्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड उसके साथ साथ मैं बोलूँगी आपका सेल्फ नोट्स के बारे में। मैं ऑलरेडी एक वीडियो किया सेल्फ नोट्स के बारे में, फिर से मैं एक बार मेंशन करूँगी। सेल्फ नोट्स अगर प्रिपेयर कर रहे हो, सब कुछ नहीं लिखना है। आपका जो आप जो खुद नोट्स बना रहे हो उसमें सब कुछ नहीं लिखना है। जो आपका बहुत कॉन्फ्यूज लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है, जो टर्म कभी भी नहीं देखा है वो टर्म लिख के रखो, उसके बारे में 1-2 लाइन लिख के रखो। एंड उसको एट द एंड ऑफ द डे एक बार जस्ट गो थ्रू दैट पेज और दैट 2 to 3 पेज आपका सेल्फ नोट्स होंगे पर डे। सो उसको अच्छे से गो थ्रू करो। एंड नेक्स्ट डे भी जो प्रीवियस डे का सेल्फ नोट्स है उसको भी एक बार जस्ट गो थ्रू करो। उसके बाद जो न्यू नोट्स उस दिन बना है वो भी एक बार देख लो। इससे पूरा हर डे रिविजन इतना अप टू डेट हो जाएंगे ना, आप कभी भी वो टर्म नहीं भूलेंगे। सो ऐसे करके भी आपको सेल्फ नोट्स करना है। एंड अगर मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बोलूँगी आपको, मैं अभी बोलूँगी अभी टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना है, क्योंकि आपको पहले बुक ख़त्म करना है। टारगेट टाइप हो और पीआर जादव हो, सॉन्डर्स का बुक है, उसमें थ्योरी MCQ बहुत है। सो आपको पहले वो ख़त्म करना है। वो ख़त्म होने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ लेना है। टेस्ट सीरीज़ फॉर द सेल्फ इवैल्यूएशन। आपको आपका 100 मार्क्स में कितना नंबर आ रहा है, कितना नेगेटिव मार्किंग है, आपको उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद तो अभी टेस्ट सीरीज़ लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका थ्योरी ही अभी कुछ नहीं रेडी हुआ। सो अगर टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो आपका बहुत जो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, ऐसे नेगेटिव सोच आ जाएंगे, मेरे से नहीं होगा, ऐसे करके आपका नेगेटिव सोच अगर मन में आ जाएंगे ना, इसका जो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है ये बहुत दिन तक रहेंगे। सो आप पहले थ्योरी पे कॉन्फिडेंट हो जाओ। थ्योरी के साथ साथ जो बुक का MCQ है वो साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो टेस्ट सीरीज़ आप लेंगे वो बहुत अच्छे से वो टेस्ट सीरीज़ अगर देंगे तो आपका पॉजिटिविटी, आप खुद को पॉजिटिव करना है ना, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। सो अभी टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना है। एंड और एक चीज़, MCQ कैसे प्रैक्टिस करना है। MCQ अगर प्रैक्टिस करोगे ना, फर्स्ट टाइम जो MCQ पहले कर रहे हो, अगर एक चैप्टर का आपका ख़त्म हो गया थ्योरी, आप उसके ऊपर MCQ प्रैक्टिस करोगे। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका उसके ऊपर जो MCQ है वो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका थ्योरी क्लियर है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जो MCQ फर्स्ट टाइम हो रहा है उसको वो अच्छा है, जो MCQ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है उसको अभी छोड़ के नेक्स्ट MCQ पे जाओ। उसके बाद पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद वो जो MCQ नहीं हो रहा था, जो MCQ उसको मार्क करके जाओ। वो पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद आओ, फिर से एक बार देखो। अगर उस टाइम नहीं हुआ तो उसके बाद आंसर को देखो। आंसर देखने के बाद अगर आपका खुद से वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा है। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद रैशनल देखो, पहले रैशनल मत देखो। रैशनल देखने के बाद अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इट्स गुड, बट अगर नहीं हुआ तो आपको
बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उसमें जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अभी तो चैट जीपीटी भी है, उसमें जो भी सर्च करो अच्छे से सब कुछ देता है, तो उसमें जाके भी आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। सो ऐसे करके एक एक एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना है। एक नहीं हो रहा है ऐसे करके नहीं जाना है, पूरा एक चैप्टर का एमसीक्यू आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरा खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है। उससे क्या होगा, वो सब एमसीक्यू भी आप रिवीजन टाइम में भी करोगे। उस टाइम अगर वो हो गया ना, आपको खुद को अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आप देखेंगे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन भी आप अगर करोगे तो देखोगे, ये मैं फर्स्ट टाइम जब किया था 100 में मैं 60 किया था, अभी मैं रिवीजन टाइम में 100 में 85 किया, कितना अच्छा फील होगा ना। उसके बाद थर्ड टाइम अगर रिवीजन करोगे 100 में आपका 90 हो गया। ऐसे करके ही आपको आपका स्ट्रेटेजी प्लान करना है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। इफ़ there is any doubt, please let me know in the comment. I will try my best to clear your doubts. Bye bye.